Question number 7. सर आंसर क्या है सर? Answer, just a minute. Question number 7, na? Answer 1210, which is none of these. And none of these. हाँ, सर यूनिटी एज रिमाइंडर मतलब? यूनिटी एज रिमाइंडर मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। देखो कैसे करना है मैं दिखाता हूं। आई एम शोइंग इट टू यू। यहां देखो सॉल्यूशन। रिमाइंडर एज 1 जब बोला है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो उससे एक बेसी है। तो जैसे 13 लेंगे, 17 लेंगे, 21 लेंगे, 25 लेंगे, इस तरह से जाएंगे। और लास्ट नंबर जो 2 डिजिट का मुझे मिलेगा वो है 97। उसका समेशन अगर हम फॉर्मूला लगा के करें तो n/2, n कैसे निकलेगा, ये वाले फॉर्मूला से पहले n निकाल लेंगे, l - a/d+1, उससे n आ गया 22। फिर यहां पर लगा देंगे n/2 a+l, सॉल्व कर दिए 1210 आएगा। इज इट क्लियर? सर लास्ट नंबर 97 क्यों? इससे बड़ा लेंगे तो 101 आ जाएगा जो कि 3 डिजिट हो जाएगा ना। अच्छा, विद इन 2 डिजिट देखना है अपने। सर Is it हम लोग clear? 13 से स्टार्ट करेंगे। कोई कुछ पूछ रहा है? यस सर, हम लोग 13 से क्यों स्टार्ट करेंगे? 13 से क्यों करेंगे? क्वेश्चन Yes. देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है sum of all 2-digit number which when divided by 4 yields unity। तो 2 डिजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर जो 4 से डिवाइड होता है वो क्या है, 12। और मेरे को अगर एक रिमाइंडर चाहिए तो मेरे को स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, 13 से। ओके। समझ में लॉजिक? जी सर। एनीवन, एनी डाउट? Okay, let's move to question number 8.
सर ऑप्शन ए है आंसर। नंबर 8 का यस सर। ऑप्शन ए। सबका हो गया? Anyone facing any problem? चलो देखो कैसे करना है, जिससे नहीं हो रहा प्लीज चेक। देखो सबसे पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 11 होगा वो होगा 110, और जो सबसे लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट इसके 500 के पहले वो होगा 495। ठीक है, तो जैसे पिछला वाला सम किए थे, ए पता है एल पता है, तो पहले एन निकाल लेंगे, एल माइनस ए बाई डी प्लस 1, एन इक्वल्स टू 36। अब एस एन का फॉर्मूला में लगाएंगे एन बाई 2 ए प्लस एल, वो आ जाएगा 10,890। इज इट क्लियर? सर आप एल कैसे निकाल रहे हैं? एल क्या हुआ? लाइक 495 अब निकल रहे हैं ना, तो वो लाइक कैसे कैलकुलेट जोर से बोलो प्लीज, नहीं समझ में आ रहा है। सर 495 निकल रहे हैं ना, वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो? अच्छा 495 कैसे समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा दोबारा एक बार क्वेश्चन में चलो, वहां से आइडिया लगेगा। अपने को टर्म दिया है कि 100 और 500 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसको शॉर्टकट तरीका क्या है, 500 डिवाइड बाई 11 करके देखो कितना आता है। चेक करो एक बार, 500 बाई 11 45। 45 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी मेरे को जो नंबर चाहिए ऐसा चाहिए जो 45 इंटू 11 होता हो, तो 45 इंटू 11 495 होता है। तो दैट इज द लास्ट नंबर जो मेरे को मिलेगा। यस सर। समझ में आया लॉजिक? यस सर। ऐसे पता करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को कोई डाउट? ओके नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज रॉन्ग, सो देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि अपने को 8th टर्म और 18th टर्म दिया हुआ है, ठीक है? पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरे को एक भी नॉन वेरिएबल नहीं है, और ना मेरे को इंडिविजुअली पता है। मेरे को पता है सम ऑफ बोथ द नंबर। तो उससे क्या होगा, एक ही इक्वेशन बनेगा, और एक इक्वेशन से मैं ए और डी दोनों कैसे निकाल सकता हूं?
लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों ये क्वेश्चन गलत है? क्योंकि मेरे को सम ऑफ इट, देखो मैं दिखाता हूँ ये सॉल्यूशन, प्रॉब्लम क्या होता है इस क्वेश्चन में। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 9, अपने को एक ही इक्वेशन मिल रहा है, a प्लस 7d प्लस a प्लस 17d इज 144। तो एक इक्वेशन जब सॉल्व किए तो a प्लस 12d इज 72। तो 13th टर्म अगर मेरे को पूछा होता फाइंड आउट 13th टर्म, तो ये सम करना पॉसिबल होता। तो हम बोलते a प्लस 12d 72 है, यानी 13th टर्म इज 72। बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे को 13th टर्म निकालने नहीं बोला है, मेरे को निकालने बोला है यहाँ पर 25th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। तो अब सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स के लिए तो मेरे को n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर 25th टर्म तो वैसे निकल जाएगा, a प्लस 24d तो a प्लस 12d प्लस 12d तो a प्लस 12d तो अपने को पता चल ही गया, d माइनस 3 आ रहा है, आप समझे? सब्स्टिट्यूट करना है, a प्लस 24d को a प्लस 12d लिख सकते हैं, प्लस 12d लिख सकते हैं, तो a प्लस 12d का वैल्यू तो पता ही है, बिठा देंगे। पर ये सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स पूरा, चलो ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, 25th टर्म नहीं बोल रहा है, ठीक है? 25th टर्म का भी तो वैल्यू नहीं है। यू मीन टू से तुम बोलना चाह रहे हो a प्लस 24d को मैं a प्लस 12d प्लस 12d कर दूं, ठीक है कर दिया। अभी क्या करूं, इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या है? a प्लस 12d तो 72 है। ओके 72 प्लस 12d, सो d यू मीन टू से 6। चलो यहाँ से हाँ d माइनस 6 होगा ना। हाँ -6 आएगा। हाँ दिस इज वे यू कैन डू इट। d का वैल्यू -6 आया, वहां से a निकाल सकते हैं। तो a प्लस, हाँ लेकिन सर फिर ऑप्शन नहीं है वैसा कुछ। ऑप्शन नहीं है ना? ना नहीं ऑप्शन तो बाद में आएगा, अभी अभी तो हम लोग के पास हाँ आंसर निकल गया सर। 25th टर्म तो निकालना नहीं है ना अपने को, तो सम ऑफ 25 निकालना है। हाँ सब निकाल। तो 24 इंटू -6 करेंगे तो कितना होगा देख लो। -144। a प्लस 24d, a प्लस 24d तो नहीं है मेरे पास, a प्लस 12d है। तो a प्लस 12 इंटू -6 इज इक्वल टू 72। तो a माइनस 72 इज इक्वल टू 72, ये तो a आ गया 0। 144 होगा ना सर। क्या चीज? a 72 उस तरफ जाएगा। ये आ गया 144, ये तो बहुत लंबा हो गया है, तो वैसा ऑप्शन ही नहीं मिलेगा अपने को। a का वैल्यू 144, d इज -6। ट्राई करो देखो ऑप्शन, आई डोंट थिंक ऑप्शन मिलेगा ऐसा हम लोग को। नहीं 1800 है आंसर। तो भैया फॉर्मूला में बैठा के एटलीस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन। हम लोग SN के फॉर्मूला में लगा के एटलीस्ट निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, n का वैल्यू ले लेंगे 25, a का वैल्यू आया, d का वैल्यू आ गया। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे a प्लस 12d इक्वल्स टू क्या लिखा है? क्या चीज? ये आपने लिखा है ना a प्लस 12d इक्वल्स टू, हम क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे, पर ये भी तो गलत है ना, इसको 0 कैसे ले लें अपने मन 0 से? कैसे ले सकते हैं वो हम? भी तो है, यही तो, यहीं पर तो यही तो टेक्निकल फॉल्ट है ना, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इसको मैं टेक्निकली ऐसे कैसे 0 ले लूं, मुझे तो नहीं बोला हुआ है कि ये 0 है। यस सर। ठीक है ना, तो ये सब में ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि देखो बेसिक रूल ये है कि अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन है और उसमें 2 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल कैलकुलेट नहीं हो सकता। यहाँ पर ये 0 लेके आगे प्रोसीड करेंगे तो ऐसे एक ऑप्शन है, पर 0 भी मैं कैसे ले लूं? मुझे कहाँ बोला है कि 25th टर्म इज 0? ऐसा तो कहीं नहीं बोला है मुझे। ठीक है, तो 25th टर्म अगर 0 बोला होता, इसको 0 लेके प्रोसीड करते तो ऐसा कुछ नौबत आता, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी तो नहीं हो सकता। अपने मन से तो हम 0 नहीं मान सकते। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट है।
ठीक है ना। तो इसको अवॉइड करो, फालतू का टाइम वेस्ट करके और माथा अपना लगा के कोई एनर्जी वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। सर इसमें डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू 400/3 आ रहा है। उतना ही इसमें आया। भी कुछ गड़बड़ी है, ऑप्शन में नहीं है। वही सर। इसमें भी कुछ तो गड़बड़ है। सर मेरा डी का वैल्यू -44.44 आ रहा है। वही मतलब फ्रैक्शन में 400/3 ना। या नहीं, 400/9। 400/9। या 400 by 100/3 क्या आएगा? 400/3 होगा, 9 कैसे होगा? सर 26 - 17 आ रहा है इक्वेशन में। तो मैंने इक्वेशन बना दिया 16th टर्म प्लस 27th टर्म इज इक्वल्स टू 200, और दूसरा वाला 18th टर्म प्लस 28th टर्म वो उसका इज इक्वल्स टू तो इक्वेशन 600। क्या आया? दोनों को पहला साथ में वाला solve- इक्वेशन क्या आया? पहले वाला इक्वेशन था a + 26d। a + 26d। या और उसको a + 15d के साथ कौन प्लस करेगा? a + 17d ना दूसरा वाला। क्या बोल रहे हो? प्लस 41d आ रहा है पहले इक्वेशन इक्वल टू 200। देखो मैं दिखा रहा हूँ सोल्यूशन, डोंट गेट कंफ्यूज। प्लस माइनस कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम। देखो पहला वाला बनेगा a + 15d प्लस a + 26d इक्वल्स टू 200। सम ऑफ 16th टर्म एंड 27th टर्म 200 है, तो 2a + 41d आ गया 200। सिमिलरली दूसरा वाला इक्वेशन बनेगा a + 17d प्लस a + 27d इक्वल्स टू 600। ये वाला आ जाएगा 2a + 44d इक्वल्स टू 600। अब क्या है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो 2a + 44d इक्वल्स टू 600 एंड 2a + 41d इज 200। तो इसको माइनस किए तो 3d इज इक्वल टू 400। d आ गया 400/3। अब उसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट करें, अगर ये वाला इक्वेशन में पुट करते हैं तो उससे a का वैल्यू आ जाता है -7900/3। अब मेरे को 22nd टर्म निकालना है, यानी a + 21d। इसको भी मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व करता हूं तो आता है 500/3, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
बट एटलीस्ट ये वाला जो है ये सॉल्व करना पॉसिबल है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, पर ऐसा दो इक्वेशन जब बनता है तब सॉल्व करना पॉसिबल है। नंबर 9 में क्या था, एक ही इक्वेशन था, तो इसीलिए वो सॉल्व करना ही पॉसिबल नहीं। इज इट क्लियर? अब बोलो जिसका दूसरा कोई इक्वेशन आ रहा था वो देखो कहाँ मिस्टेक हुआ था। हाँ सर समझ गया, वो एक जगह मिस्टेक था। आई थिंक अगर ये वाला वैल्यू 600 के जगह 500 होता ना तो वी वुड हैव गॉट अ बिट प्रॉपर आंसर। आई डोंट नो क्या आता, 500 अगर ये होता तो यहाँ 300 मिलता, तो डी का वैल्यू आ जाता 100, तो यहाँ पर थोड़ा हेल्प हो जाता हम लोग, पर वो फिर भी माइनस में ही आता, गॉड नोस। Done question number 10. Let's move to question number 11. सर बाय द वे क्राइस्ट के एग्जाम में लाइक कैलकुलेटर और ये सब यूज करने के लिए मना किया है, और पेपर पेन के लिए उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बट कहा है कि आसपास में कुछ भी रखना नहीं है तुम्हें। तो हम लोग बड़े क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें क्या, जिसमें लाइक हमें पेपर पेन की जरूरत पड़ती है सॉल्व करने के तो लिए? कैलकुलेटर तो मोस्टली अलाउ होगा नहीं, और यस पेपर पेन का ऐसा होता है कि वो लोग एक्स्ट्रा पेन पेपर ये सब नहीं देते हैं। जनरली जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके पीछे वो लोग 2-3 सर, लूज, ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन में तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, यस पर ऑनलाइन में अगर पेपर तो चाहिएगा ही, रफ शीट बिना कैसे करोगे, मेंटली थोड़ी हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि आसपास में कुछ भी रखा हुआ नहीं होना चाहिए जिससे तुम रेफरेंस ले सको या हेल्प ले सको। नहीं, रेफरेंस ले सको या हेल्प ले सको वो अलग बात है, अगर एक लूज शीट लेके बैठते हैं तो उससे क्या रेफरेंस देंगे। एक हाँ रफ शीट अगर हम लेके बैठे वर्किंग करने के लिए, ऑब्वियसली कोई मेंटली थोड़ी कर पाएगा स्टूडेंट। या लूज शीट अलाउ है, वो लोग लिखा है रेफरेंस ले सको, यानी कोई बुक्स या कॉपी ऐसा नहीं होना चाहिए। यू कैन ऑलवेज कैरी अ रफ शीट, ओ ठीक है सर। ठीक है। तो अगर कैलकुलेटर नहीं है तो हमेशा यहाँ पर जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा सम अटेम्प्ट करने लायक है कौन सा नहीं, क्योंकि जिसमें थोड़ा लगेगा कि इसमें बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा उसको अवॉइड करके आगे बढ़ना ठीक रहेगा। बट अगेन देखो, सभी क्वेश्चन में थोड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन होता है अगर हमें शॉर्टकट टेक्निक्स और ये सब नहीं पता होता। तो इसलिए जो जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ वो सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होता है, चीज थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन हम फास्ट कर पाते हैं। अब जैसे ये नंबर 11 और नंबर 12 ये दोनों सम बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी का है, और ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
अब इसका टेक्निक अगर नहीं पता है तो इसको करने में 10 मिनट लग जाएगा, और टेक्निक पता है तो ये 2 मिनट का समय। तो पूरा खेला है कि किसको टेक्निक पता है, किसको टेक्निक नहीं पता है। सर 11 का आंसर क्या है? तो मैं नंबर 11 बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर नंबर 11 में देखो 2 सीरीज है। पहला सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14। दूसरा सीरीज चल रहा है 3, 7, 11, 15, 19। तो पहला नंबर जो कॉमन आया दोनों में वो 11। ये तो Yes, हम लोग देख लिए। अब जो इम्पोर्टेंट टेक्निक याद रखना है वो इम्पोर्टेंट ये है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। तो जो कॉमन सीरीज बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस होगा 12। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। तो कॉमन डिफरेंस जो जनरेट होगा वो होगा 12। तो मेरा एकदम फटाफट आ गया, ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू 12, एन का वैल्यू 20। अब उसके बाद बस फॉर्मूला में लगा दिया, आंसर आ गया। तो देखो पूरा खेला ये आंसर none of the नहीं है ना? आंसर 2500 आया। हाँ, ऑप्शन कैलकुलेशन गलती किया। में क्या है, नहीं है ना? है तो हाँ, सर एक बार वापस एक्सप्लेन करिए ना। हाँ समझा रहा। नन ऑफ दिस क्यों होगा? नहीं सर, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। ओके देखो ध्यान दो, पहला सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14। दूसरा सीरीज है 3, 7, 11, 15, 19। पहला नंबर हम लोग को मिल गया कॉमन, दैट इज 11। अब क्या होगा, जिस स्टूडेंट को टेक्निक नहीं पता है वो पूरा सीरीज पूरा लंबा तक लिखेगा और कॉमन ढूंढने बैठेगा। वहां लिखते लिखते ही तो 2-3 मिनट खत्म हो जाएगा। जिसको टेक्निक पता है वो क्या करेगा, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 3 है, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 4 है। तो जो कॉमन सीरीज बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस होगा इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। तो 11 आ गया, डी आ गया 12, एन आ गया 20। अब सीधा एसएन के फॉर्मूला में बैठा दो, दैट्स इट। ओके सर। तो ये सब सम्स को क्या है, स्टार मार्क करके रखो और कहीं पर एक साइड में कॉपी में कहीं नोट करके रखो, ताकि एग्जाम के पहले ये सब सम्स एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए। ये सब टेक्निक्स याद रखना होगा वहां एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एनी आइडिया कैसे होगा ये वाला सम? नहीं सर, सीरीज इस रात में नहीं आ रहा। सर इसमें 3-4 सीरीज एक संग चल रहा है, राइट? 2 देखो सीरीज। सीरीज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एनालाइज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको देखो हम लोग ब्रेक करेंगे ना तो 2 सीरीज मिलेगा।
एक ऑड 1 7 नंबर में सीरीज को देखो, 1 7 13 19, ये सारा सीरीज देखो, और दूसरा सीरीज देखो 6 + 5 11 + 5 16 + 5 21। तो दो सीरीज बनेगा, इस एक के अंदर दो सीरीज है। देखो किस तरह से होगा, यहां ध्यान दो। पहले एक ऑड में सीरीज चल रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस 6 है, फिर एक इवन में सीरीज चल रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है। तो हमको दो सीरीज को कैलकुलेट करके आंसर आएगा। तो पहला सीरीज में फर्स्ट टर्म है 1, नेक्स्ट टर्म है 7, फिर है 13, फिर है 19 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, जहां कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का। तो 20 टर्म्स का सम निकाल दिए, ये आ गया 1160। नेक्स्ट इवन सीरीज है, इवन में जो सीरीज है वो है 6 + 11 + 16 अप टू 20 टर्म्स। तो इसका फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस है 5, तो इसका भी 20 टर्म्स का सम निकाल देंगे। दोनों को ऐड अप करेंगे तो 2230 आएगा। समझ में कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं? तो इसको इस तरह से पहचानना आना चाहिए। Is it clear? So let's proceed to question number 13.
एनी आइडिया, किसी को आ रहा है? No, sir. एनीवन? नो सर। हाँ सर, हो गया। क्या आया? सब्स्टिट्यूट पहले इक्वेशन बन जाएगा, उसको माइनस कर देंगे, फिर उससे m माइनस n होल d हो जाएगा, ऐसे करके ना। क्या आंसर क्या आया? आंसर सर निकाल रहा है। सर इज इट सी? आंसर सी है। चलो कैसे करते देखो। देखो ये एक्चुअली ना एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली एक थ्योरम है, तो इसको एज ए थ्योरम याद कर लो तो बेटर रहेगा। ये एक थ्योरम होता है कि अगर mth टर्म इज n और nth टर्म इज m, देन pth टर्म इज m प्लस n माइनस p। ये फॉर्मूला की तरह याद कर लो या थ्योरम समझ के याद कर लो, जो करना करो। तो pth टर्म हो जाता है m प्लस n माइनस p, और उसी तरह से नेक्स्ट थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट विल बी m प्लस nth टर्म। तो m प्लस nth टर्म इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये दो थ्योरम है, इसको थ्योरम की तरह लिख लो। अब इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2 और सेकंड टर्म का वैल्यू है 1। तो फर्स्ट टर्म यानी 1 को हम लोग देते हैं m और 2 को देते हैं n। तो pth टर्म मान लो, थर्ड टर्म को हम लोग pth टर्म मानते हैं। तो मेरा थर्ड टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीरीज के हिसाब से 2 है फिर 1 है, तो अब क्या आना चाहिए 0। तो मेरे थर्ड टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस p। तो m का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू कितना है 1 और p का वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो 2 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही अगर m प्लस nth टर्म हम लोग थर्ड टर्म निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 0। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम इस एग्जांपल में सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इसको एज अ थ्योरम याद रखना है, तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इतना सोचना ही नहीं पड़े। पहले भी एक थ्योरम मैंने दिया था फर्स्ट क्लास में, इफ m टाइम्स द mth टर्म इज n Sir. टाइम्स द nth टर्म, वैसे इसको थ्योरम के तरह लिख लो। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट टर्म m2 है, n और 1 है, तो p तो 0 है ना। फर्स्ट टर्म m का वैल्यू 2 है,
यानी अगर हम वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू 3 है। mth टर्म इज n, यानी mth टर्म हम लोग फर्स्ट टर्म को m मान रहे हैं, तो m का वैल्यू 1 ले रहे हैं, उसका वैल्यू है n दैट इज इक्वल टू 2। वैसे nth टर्म का वैल्यू है 1, nth टर्म का वैल्यू इज m, तो nth टर्म n किसको मान रहे हैं? 2 को, उसका वैल्यू है m किसको मान रहे हैं? 1 को। वैसे pth टर्म, p का वैल्यू हम लोग p को थर्ड टर्म मान रहे हैं, तो p का वैल्यू 3 मान रहे हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। इज इट क्लियर? तो ये थ्योरम को नोट डाउन कर लो, ये डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो वहां इतना अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ये दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। सर ये भी क्या थ्योरम है? हाँ, सर ये भी क्या थ्योरम है? नहीं नहीं, ये थ्योरम नहीं है। ऑप्शन सी। ट्राई करने दो, यस सर, ऑप्शन सी। सबका सेम आ रहा है। सी है आंसर। एनी आइडिया?
सबको आ गया आंसर 15 का? देखो बहुत सिंपल है ये, कैसे करना है देखो। लेट n इक्वल्स टू 1, तो हम लोग n को 1 मानते हैं, तो मेरा सीरीज हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो उसका सम ऑफ द सीरीज क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा 1, S2 यानी सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स कितना हो जाएगा? 3, S3 यानी सम ऑफ थ्री टर्म्स कितना हो जाएगा? 6। अब ऑप्शन में सेटिस्फाई करके देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है। LHS इक्वल्स टू RHS कौन सा आता है? समझ में आया कैसे करना है? बहुत सिंपल है ये। Let's move to question number 16.
फिर इसका आंसर डी है। कितना आ रहा है आंसर? 5। 5 है। चलो देखो कैसे करना है, मैं बताता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि लॉग, ये लोग एपी सीरीज में है। एपी सीरीज यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाई बी। और यहाँ भी log a माइनस log b हो गया, log a बाई बी। log log कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इक्वेशन यहाँ आके रुका 2 to the power x minus 1 whole square equals to 2 into 2x plus 3। अब यहाँ पर ऑप्शन पुट करके देख लो, कौन सा ऑप्शन पुट करने से ये LHS इक्वल्स टू RHS होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? Shall we proceed? Question 17. सर ऑप्शन सी। 17 का? यस सर। Yeah, right.
देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर n को अगर हम 1 लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्निक फर्स्ट क्लास में ही बताया था, n को 1 लेते हैं तो RHS LHS में मेरे को 1 मिलेगा। RHS में मेरे को वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें n का वैल्यू पुट करके 1 मिले। तो मैंने C वाले ऑप्शन में पुट किया तो 1 मिला। फिर भी चलो और एक बार अपने आप को कन्विंस करने के लिए 2 लेके देखते हैं। तो जब n का वैल्यू 2 लेंगे तो सेकंड वाले में देखो क्या क्या नंबर्स है। सेकंड वाले में 2 + 3 + 4 दैट इज 9। तो n का वैल्यू जब मैंने 2 लिया तो इसका टोटल आ रहा है 9। तो यहाँ पर क्या C वाले ऑप्शन में पुट करके 9 आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो C वाले ऑप्शन में पुट करके देखते हैं दोबारा 9 आता है कि नहीं। तो RHS में C वाले ऑप्शन में n का वैल्यू 2 पुट किए 9 आ गया। तो अब मेरे को दोनों तरफ से मैं कन्विंस हो गया कि C इज द ओनली ऑप्शन। सर एक बार फिर से बोलिए ना। देखो एक बार n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो हम लोग को पहला टर्म देखो क्या मिल रहा है। n का वैल्यू 1 लेंगे तो पहला टर्म मेरे को 1 ही मिल रहा है। अब जाके इस चारों ऑप्शन में देखो किसमें n का वैल्यू 1 पुट करने से आंसर 1 आ रहा है, चेक करो। C मिलेगा। C इज द ओनली ऑप्शन। वैसे तो मैं यही टिक कर जाता, पर मान लो मेरे मन में डाउट आ रहा, मैं और एक बार चेक करना चाहता हूं, तो एक बार n का वैल्यू 2 पुट करूंगा। 2 पुट करने से मेरे को ये आना चाहिए 2 + 3 + 4 दैट इज 9। तो यहाँ पर 2 पुट करने से 9 आ रहा है कि नहीं वो चेक करूंगा। अगर आ रहा है तो फाइन, दोनों पैरामीटर वैलिड हो गया, मैं सी टिक कर दूंगा। ओह ठीक है। क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। यस सर। सर इसका आंसर A/2 आ रहा है। कितना आ रहा है? A/2। A/2 आंसर A होना चाहिए। ये होना चाहिए।
हाँ ए आ रहा है, सॉरी सॉरी। हाँ Anyone still trying? देखो कैसे करना है, आई एम शोइंग द आंसर। देखो अपने को दिया हुआ है दैट ए स्क्वायर जो है वो मीन है इन दोनों का, तो यानी अपने को पता है 2a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म ए स्क्वायर है जो मीन है उसको मैंने डबल कर दिया, इज एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का आ गया 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, यानी 4a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो रूट करने से आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a, तो x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू a, यानी a इज द मीन ऑफ x एंड y। x प्लस वाई बाई 2a आया, यानी x और y का मीन कितना है, a है। क्लियर? Let's go to question number 19. तो इसका आंसर 10 आ रहा है।
10 आ रहा है क्या? राइट। हाँ। नाइनटीन हो गया सबका? तो जिसको नहीं आ रहा है देखो कैसे करते हैं। तो अपने को सीरीज जो दिया हुआ है देखो 1 + 2 + 4 + 16 अप टिल n टर्म्स, सब एड अप करके कितना होना चाहिए? 1023। तो a का वैल्यू है 1, r का वैल्यू है हम लोग का 2। इस बार सीरीज जीपी में है देखो। ठीक है, इस बार सीरीज को हम एनालाइज करें तो ये सीरीज किस में है? जीपी में है। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग को जीपी का फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू a r⁻n−1/r−1। तो उसको सॉल्व करके हम लोग के n का वैल्यू आ गया 10। इज इट ओके? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताना प्लीज। सर आर का वैल्यू 2 कैसे होगा? r का वैल्यू कैसे 2 होगा? 1 × 2 is 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 2 के मल्टीपल्स में चल रहा है। ठीक है, इसीलिए r का वैल्यू 2। और बताओ कोई डाउट? Let's move to question number 20.
So 45 है. आंसर इज 45. देखो इसमें अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए ना तो कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यहाँ क्वेश्चन को देखते देखते ही हम सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा. ऑप्शन में देखो क्या है, 15 है, 45 है, तो दो को अगर ऐड करूं तो दोनों मिला के मेरे को 60 तो ऐसे ही दे रहा है. मेरा टोटल सम है 65, तो तीसरा नंबर क्या हो सकता है, 5. अब एक बार चेक कर लो, 5, 15 और 45 ये लोग जीपी के सीरीज में है, तो फाइन. तीनों को ऐड करके 65 आ रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड. अब खाली तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि ये 3375 आ रहा है कि नहीं आ रहा. काम खत्म, दैट्स इट. समझ में आया? देखो इसको ओरली देखते देखते थोड़ा सा एनालाइज करना सीखेंगे तो हम लोग को कोई सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है इसमें. सर यहाँ पे नन ऑफ दिस भी तो है. अरे तो नन ऑफ दिस से क्या मतलब है, मैं तो सारे आंसर को चेक कर रहा हूँ जो दोनों पैरामीटर में फिट हो रहा है. नन ऑफ दिस कैसे आएगा? मैं ऐसा सीरीज गेस कर रहा हूँ जिससे ऐड करके 65 आए और जिसको मल्टीप्लाई करके 3375 आए, तो नन ऑफ दिस का रोल ही कहाँ रहा फिर, यस सर. है ना? यस सर. यस सर. अगर ट्रेडिशनली करना है तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं. लेट द नंबर्स बी a by r, a and ar. अब तीनों को प्लस करके आना चाहिए 65, तीनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3375. तो a by r इंटू a इंटू ar सॉल्व किए, a क्यूब आया 3375, तो यानी a का वैल्यू आ गया 15, तो बीच वाला नंबर पता चल गया 15 है. अब साइड वाला थोड़ा सा गेस कर लो. जब पता ही चल गया 15 है, तीनों को ऐड करके 65 चाहिए, अब यहां से थोड़ा गेस वर्क करना पड़ेगा. और अगर गेस वर्क नहीं करना है, पूरा ही ट्रेडिशनली करना है, तो फिर 15 का वैल्यू यहाँ पर a में पुट करो, यहाँ पर पुट करो, यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, वहां से r का 2 वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव में भी एक नेगेटिव, कुछ भी. वहां से फिर r का वैल्यू फाइंड आउट करो, गो फॉर द लॉन्ग प्रोसेस. पर यहाँ पर देखो पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खेला ये है कि तुम मेथड क्या लगा रहे हो कोई देखने नहीं जा रहा है. सब ये देखने जा रहा है तुम राइट आंसर पे आ रहे हो कि नहीं, कितना जल्दी आ रहे हो कि नहीं. यही दो चीज मैटर करता है. नोबडी इज गोइंग टू सी योर मेथड कि सर हम तो ट्रेडिशनली किए हैं, एकदम अच्छा से किए हैं, मेरे को ज्यादा मार्क्स मिलना चाहिए. कोई नहीं देखने जा रहा है, किसी को ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा. अल्टीमेटली स्मार्ट वर्क चाहिए यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन 21.
So 1 है क्या आंसर? यस सर, आंसर 1 है। देखो जिनको नहीं आ रहा चेक कर लो एक बार। देखो दिया हुआ है 7th term is 27 times the 6th term। तो इसको सॉल्व कर लिए हम लोग इक्वेशन में डाल के, r का वैल्यू आ गया 3। तो फिर a r क्यूब इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है, यानी 4th टर्म का वैल्यू 27। तो a 27 इज इक्वल टू 27, सो a इज इक्वल टू 1। Is it okay? यस सर। ओके चलो, अब एक टॉपिक छोटा सा है जो इस क्वेश्चन में कवर नहीं हुआ है, उसका 2-3 सम्स करते हैं। ये वाला एग्जाम में बहुत आता है, मुझे वर्कशीट में नहीं दिखा ये वाला सम, तो मैंने फिर खुद बनाया ये वाला। इसको नोट डाउन कर लो, ये 2-3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं एग्जाम में। देखो एक तो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अभी तक हम लोग जो जीपी किए हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड था, इसमें एक होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो उसका फॉर्मूला काफी आसान होता है, जीपी इज इक्वल टू a by 1 minus r। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 6 to the power half into 6 to the power 1 by 4 into 6 to the power 1 by 8 ऐसे करके इंफिनिटी तक, तो बोल रहा है उसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। तो इसको जब हम लोग इंडिसेस रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6 to the power half plus 1 by 4 plus 1 by 8 अप टिल इंफिनिटी। तो इस पावर को अगर खाली मैं सॉल्व करने बैठूं टिल इंफिनिटी, तो a का वैल्यू आता है हाफ, r का वैल्यू भी आ जाता है हाफ, हाफ इंटू हाफ इज 1 by 4, 1 by 4 इंटू हाफ इज 1 by 8, तो r का वैल्यू भी आ गया 1 by 2। तो सम ऑफ इंफिनिटी में मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया a by 1 minus r। तो a by 1 minus r लगाए तो फाइनली इसका सम का वैल्यू आ गया 1। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है, ये पूरा न्यूमरेटर जो ये पावर में जो तो है वो समेशन आ गया 1। तो अल्टीमेटली 6 to the power 1 is equal to 6। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार देखते हैं एग्जाम में आता है। सर एक और बार समझाए, समझ नहीं आया। इन सबको प्लस करना है सारे पावर को यस सर। इनफाइनाइट टर्म्स तक, उसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में डाले तो इन सब का सम आ गया 1, यानी ये क्वेश्चन है 6 to the power 1 दैट इज इक्वल टू 6। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ये वाला a by 1 minus r। हाँ आपने a का वैल्यू हाफ क्यों लिखा? इसका a का वैल्यू हाफ क्यों है? सीरीज का पहला टर्म कोई तो a बोलते हैं ना। ओके। ठीक है, सीरीज का पहला टर्म ही तो a है। ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। सीरीज कैसे जा रहा है 1, फिर -1/3, फिर +1/9, फिर -1/27 अप टिल इंफिनिटी। इसका बोल रहा है सम निकालो, सम ऑफ इंफिनिटी। तो a का वैल्यू कितना है 1, r का वैल्यू कितना हो गया -1/3। तो सम ऑफ इंफिनिटी कितना हो जाएगा a by 1 minus r। तो a का वैल्यू है 1, 1 minus r कितना है -1/3, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 by 1 plus 1 by 3 which gives me 1 by 4 by 3, that is 3 by 4 answer। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को पहचान लो, तो एग्जाम में अगर एज इट इज यही क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या हम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। ए बी सी बोल रहा है जीपी में, तो a to the power 1 by x and if a to the power 1 by x is equal to b to the power 1 by y is equal to c to the power 1 by z।
तब बोल रहा है एक्स वाई जेड का सीरीज क्या होगा, अगर एबीसी जीपी में है तो एक्स वाई जेड क्या होगा। तो लेट a to the power 1 by x equals to b to the power 1 by y equals to c to the power 1 by z is equal to k। तो a का वैल्यू आ जाता है k to the power x, b का वैल्यू आ जाता है k to the power y, c का वैल्यू आ जाता है k to the power z। अब क्योंकि ए बी सी जीपी में है तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो b का स्क्वायर करेंगे k टू द पावर y का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा k टू द पावर 2y इज इक्वल टू a इंटू सी, यानी k टू द पावर x इंटू k टू द पावर z। अब क्या होगा, k टू द पावर x प्लस z हो जाएगा, ये वाला k कट गया। सो 2y इज इक्वल टू x प्लस z। तो y का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस z डिवाइड बाई 2। और ये प्लस डिवाइड बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है, एपी का। तो इससे साबित हो गया दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा ना तो एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली हम एपी टिक कर देंगे, इतना सॉल्व थोड़ी करेंगे। अगर मेरे को याद रहेगा, नहीं याद है तो सॉल्व करेंगे, अगर याद रहा तो सीधा एपी टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अभी ऐसा एक तो लॉग वाला सम भी किए थे हम लोग। इफ ए बी सी आर इन जीपी तो लॉग ए लॉग बी और लॉग सी किस में होगा। तो अगर एबीसी जीपी में है तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब अगर हम लोग ये लोग को लॉग में ले, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, 2 log b इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। तो लॉग बी का वैल्यू क्या आ गया, लॉग ए प्लस लॉग सी बाई 2, यानी ये किसका फॉर्मूला में आ गया, एपी के फॉर्मूला में। तो हेंस लॉग ए लॉग बी एंड लॉग सी आर इन एपी। तो इससे रिलेशन ये मिल गया कि अगर ए बी सी जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में होगा। सिमिलरली अगर उल्टा क्वेश्चन दे दिया कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में है तो समझ जाओ कि ए बी सी जीपी में होगा। अब यही वाला टेक्निक को ये सब कोई नोट डाउन कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, ले लिए। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला टेक्निक से एक बार क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं जो हम लोग किए थे। कितना ओरली हम लोग कर सकते हैं अगर ये पता हो। यहां पर देखो क्या दिया हुआ था, log 2x माइनस 1 एंड log 2x प्लस 3 आर इन एपी। तो मेरे को अगर ये नॉलेज पता है तो मेरे को पहले ही समझ में आ जाएगा कि 2 और ये 2x माइनस 1 और 2x प्लस 3 ये तीनों जीपी में होना चाहिए। तो मैं यहां से ऑप्शन से ऐसा नंबर लूंगा जो ये तीनों को जीपी में बना दे। तो पहला नंबर अगर 2 है तो दूसरा मेरे को अगर 2 2 जा 4 भी होता है और तीसरा 4 2 जा 8 होता है तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं 5 को चेक करूं तो ये 5 माइनस 1 4 एंड 5 प्लस 3 8। तो यहीं से मेरे को ओरली आंसर मिल गया 5, मेरे को कोई सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो देखो ये सब जो नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट है, जो ये सब नॉलेज को लेके जाएगा दिमाग में रख पाएगा वो लोग फटाफट कर पाएगा। मेरे को ये पता होना चाहिए अगर लॉग एपी में है तो लॉग को अवॉइड करके जो उनका नंबर्स है वो जीपी में होना चाहिए, और फिर ऑप्शन से चेक कर लो कौन उनको जीपी में बना रहा है। सो सिंपल। डन। यस सर। यस सर। ओके, चलो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट सेशन हम लोग का सेट्स बचा हुआ है, सेट थ्योरी। अच्छा, सेट के बारे में मेरे को एक चीज बताओ, तुम लोग का बेसिक्स एकदम क्लियर है तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से करेंगे, वरना बेसिक्स के लिए मेरे को थोड़ा नोट्स रेडी करना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स तो बताओ मेरे को। सर बेसिक्स। पक्का? क्योंकि सेट्स क्या है, बहुत बच्चा वाला चैप्टर है, तो बहुत बार क्या होता है बेसिक्स कराने से स्टूडेंट बोलते हैं सर ये सब तो बचपन से पढ़ रहे हैं आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो अगर तुम लोग डायरेक्टली सम्स में आना चाहते हो तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम सम्स, और अगर बेसिक से जाना है तो फिर मेरे को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा नोट्स। तो चलो, जो जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है एक बार थम्स अप दे दो मेरे को, तो मेरे को पता चल जाएगा कौन कौन बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है।
Okay, so let's start from basics then. ठीक है, I think most of you want to start from basics. तो ठीक है, अपने लोग बेसिक्स पहले पूरा समझेंगे, जैसे एपीजीपी पढ़े थे कि पहले पूरा चैप्टर को समझे, पूरा कंसेप्ट को क्लियर किए, उसके बाद हम लोग वर्कशीट में गए। सिमिलरली वैसे ही हम लोग सेक्स में भी करेंगे कि पहले बेसिक्स पूरा एक बार पढ़ेंगे। हो सकता है पढ़ते समय लगे कि सर क्या ये क्लास 6-7 का पढ़ाई करा रहे हैं, पर बेसिक्स से ही करेंगे एक बार हम लोग, एंड देन वी विल गो टू वर्कशीट। ठीक है, Yes, sir. ओके, यस सर। चलो बाय बाय, Thank you, Thank you, sir. sir. Have a good day. सेम टू यू।